गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विनोद कुमार पुनः आज मैं एक BSEB क्लास 12 इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर का नेम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचार जो मानव जाति को मदद कर चुके हैं, विचार जो मानव जाति को मदद किए हैं। यह चैप्टर बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये एस्से है। क्या है? ये लेख है, एस्से। बर्ट्रांड रसेल का पूरा नाम है बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल। बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल। बर्ट्रांड रसेल का जन्म 1872 में हुआ और मृत्यु 1970 में हुआ था। बर्ट्रांड रसेल एक जाने माने ब्रिटिश राइटर हैं। ये कई क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। बर्ट्रांड रसेल ब्रिटिश राइटर हैं, साथ साथ ब्रिटिश फिलोसफर भी हैं, हिस्ट्रियन हैं, एडवोकेट अधिवक्ता भी रह चुके हैं और मैथमेटिशियन हैं। इसके साथ साथ ये सोशल रिफॉर्मर भी हैं। बर्ट्रांड रसेल को 1950 में नोबेल प्राइज मिला है। अपने कृति के लिए, अपनी रचना के लिए बर्ट्रांड रसेल को 1950 में नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, जिसे नवाजा गया है बर्ट्रांड रसेल 1950 में। अब चलते हैं इसके हिंदी समरी पर। बर्ट्रांड रसेल जो अभी लिखे हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उसी के हिंदी समरी पर चल रहे हैं। अब इसके हिंदी समरी को मैं बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ, पॉइंट वाइज, जो आप लोगों को बहुत ही मदद करेंगे। 1 से 2 बार सुनेंगे, आप लोगों को चैप्टर पर कमांड हो जाएगा। बर्ट्रांड रसेल अंग्रेजी दार्शनिक थे। ये कुछ विचारों को परख कर देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे विचार हैं जो मानव जाति के लिए सहायक हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट है नंबर्स, संख्या। पहला पॉइंट है नंबर्स, संख्या। रसेल को इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनसंख्या के बढ़ने से मानव जाति को सहायता मिली है। अर्थात प्रारंभ के समय में जनसंख्या बहुत कम थी दुनिया की, और जनसंख्या बढ़ने से पूरी दुनिया जो है विकसित हुआ है हर एक क्षेत्रों में। बहुत समय पहले मनुष्य गुफाओं में रहते थे। बर्ट्रांड रसेल कहते हैं अपने लेख के माध्यम से कि बहुत समय पहले मनुष्य गुफाओं में रहते थे। वे अन्य पशुओं से भयभीत थे। बंदरों की भांति ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर बाल न थे। जैसे जानवर में बंदर होते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं बचने के लिए ठंड से, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं था। उन्हें भोजन की खोज में स्थान स्थान भटकना पड़ता था। उस समय उनकी उच्चतर बुद्धि इन कठिनाइयों का मुकाबला न कर सकती थी। अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया कि प्रारंभ के समय में मनुष्य को उतना उच्चतम बुद्धि नहीं था, उनकी संख्या भी कम थी। तत्पश्चात उन्होंने अपनी तकनीक और कौशल का प्रयोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किया था। निश्चित रूप से यह मानव जाति के लिए सहायक हुआ था। मनुष्य की जो जनसंख्या बढ़ी, ये मानव जाति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। अनलाइक एनिमल्स, पशुओं से भिन्नता, पशुओं से भिन्नता। अनलाइक एनिमल्स, मनुष्य पशुओं से विशेषकर 2 बातों में कम से कम समान होते चले गए। प्रथमतः जन्मजात कौशल की अपेक्षा ग्रहण किए गए कौशल में, दूसरे भावनाओं पर विचारों के आधिपत्य में। जन्मजात कौशल जो होता है ये
प्रथम हो गया। दूसरा, भावना का विचार। मनुष्य व पशु मुसीबतों से पीड़ित होते हैं, जबकि मनुष्य उनके कारणों को याद रखते हैं और भविष्य में उस प्रकार की मुसीबतों पर काबू पाने के उपाय करते हैं। ऐसा पशु में बिल्कुल नहीं है। पशु उनको भूल जाते हैं और वे उस प्रकार की मुसीबतों से बार बार पीड़ित हो सकते हैं। बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि मनुष्य जो हैं एक बार घटित घटनाओं से सीख लेते हैं और आने वाले समय में उसका उपयोग करते हैं। फिर वैसी घटनाओं का आसानी से मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं। पशु समय के साथ भूल जाते हैं, उन्हें बार बार ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। परंतु इस कारण मनुष्य कम सुखी होते हैं। वे चिंतित रहते हैं और वास्तविक मुसीबतों की अपेक्षा उनके बारे में यानी पूर्व विचार से दुखी होते हैं। बर्ट्रांड रसेल का कहना है कि मनुष्य को भली भांति याद रहता है पिछली घटनाओं का, जिसके कारण वो सुखी नहीं रहते हैं, दुखी रहते हैं, उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं। वे लोग भी जिनकी निश्चित आय है, वे भी भविष्य में क्या हो सकता है इसके दुख से बचे नहीं रहते। वे मनोवेग का दमन करने से पूर्व विचारों होने का परिणाम है। चूँकि पूर्व विचार या पूर्व धारणाओं से ग्रसित होते हैं मनुष्य, पशु ऐसा नहीं होते हैं। पशु अपनी वैमनस्यता को भूल जाते हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट। डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद की विभिन्नता। डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट, मनुष्यों में विभिन्न आनंद उठाने की योग्यता है जो कि पशुओं में नहीं है। पिंजरों में कैद कुछ शेरों को एक फिल्म जंगल में शेरों को सफलतापूर्वक लूटपाट करने के बारे में दिखाई गई। उस दृश्य से शेरों को कोई आनंद प्राप्त न हुआ। पशुओं को संगीत, कविता, विज्ञान आदि से कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण मनोरंजन की इतनी अधिक विभिन्नता प्राप्त कर सकता है, परंतु यह योग्यता उबलने का कारण भी बनती है। मनुष्य में बुद्धि अत्यधिक होने के कारण वे अनेक प्रकार के आनंदों का उपभोग करते हैं, लेकिन पशु में ऐसा नहीं है। उसे न किसी संगीत का प्रभाव पड़ता है, न नाच गान का प्रभाव पड़ता है। परंतु बर्ट्रांड रसेल को लगता है कि मानव गौरव आनंद प्राप्त करने की क्षमता में इतना निहित नहीं है जितना हमारे बौद्धिक और नैतिक गुणों में निहित है। बौद्धिक और नैतिक गुणों में मानव जो है बहुत अधिक ही निहित है। परंतु निश्चित रूप से मानव पशुओं से इसलिए भिन्न है कि मानव का ज्ञान पशुओं के ज्ञान से अधिक है। मानव का ज्ञान और पशु के ज्ञान में आकाश पाताल का अंतर है। मानव का ज्ञान पशुओं से बहुत ही अधिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इस पाठ का, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली। क्या सभ्यता ने हमें मैत्री भाव सिखाया? क्या सभ्यता ने हमें मैत्री भाव सिखाया? किसी समूह में मनुष्य एक दूसरे से किसी भी अन्य प्रजाति की अपेक्षा अधिक मैत्री भाव रखते हैं। वे अपने बूढ़ों और बीमारों की देखभाल करते हैं। इस प्रकार ये अधिकतम प्रजातियों की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति अधिक सौहार्दपूर्ण होते हैं। परंतु समूह के बाहर बलों के प्रति वे हिंसक होते हैं। उनकी बुद्धि उनको अधिक हिंसक बनने की क्षमता प्रदान करती है। हो सकता है कि आने वाले समय में वे सभी के प्रति मैत्री भाव रखना सीख लें। रसेल के अनुसार जिन विचारों ने मानव जाति की सहायता की उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? दो श्रेणियों में। प्रथम है वे जिन्हें ज्ञान और तकनीकी में योगदान दिया। दूसरा है वे जिनका संबंध नैतिकता और राजनीति से है।
यही दो मानव जाति के लिए विचार जो है सहायक होते हैं। पशु भी जब झुंड में रहते हैं तो एकता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास। भाषा का क्रमिक विकास धीरे धीरे हुआ, परंतु यह मानव जाति के लिए सहायक बड़ा कदम था। भाषा का विकास मानव जाति के जीवन में एक क्रांति की तरह आया, क्योंकि इसके कारण खोजों और आविष्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सका। जितने भी मानव जाति में खोज हुए, भाषा के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको संरक्षित किया गया, फिर उसमें विकास किया गया। फिर लिखने की कला का विकास हुआ, इसका विकास भी धीरे धीरे हुआ। पहल संदेश देने के लिए चित्रों का प्रयोग किया गया। चित्रों से वर्णों का और फिर अक्षरों के विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे क्रमिक थी। चीन में अक्षरों को लिखने का विकास कभी न हुआ। कहा गया कि चीन में अक्षरों के लिखने का विकास कभी न हुआ। यानी भाषा का विकास से ही लेखन का विकास हुआ, चित्रण का विकास हुआ। एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है फायर, आग यानी अग्नि। अग्नि का विकास। अग्नि का प्रयोग मनुष्य की सहायता में भारी कदम था। संभवतः प्रारंभ में आग का प्रयोग हमारे पूर्वज वन पशुओं को दूर रखने के लिए करते थे, परंतु उन्हें उसकी गर्मी भी सुखद लगी। उसका प्रयोग भोजन पकाने में किया जा रहा है। भोजन पकाने में आग का प्रयोग अचानक हो गया होगा, ऐसा मानना है। किसी ने अकस्मात मांस का टुकड़ा आग में डाल दिया होगा। जब उसे बाहर निकाला गया होगा तो वह अधिक स्वादिष्ट लगा होगा। इस प्रकार आग का प्रयोग भोजन पकाने में होने लगा। आग का प्रयोग भी मानव जीवन में क्रांति ला दी। आग के विकास से मानव भोजन पका करके खाने लगे, नहीं तो आदि मानव पहले कच्चे मांस खाया करते थे। उसके बाद है टेमिंग ऑफ एनिमल्स। टेमिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन। टेमिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन। टेमिंग ऑफ एनिमल्स अर्थात पशुपालन। पशुओं को सिधाना, विशेषकर गाय और भेड़ों को पालना मनुष्य के लिए सहायक हुआ। गाय पालना, भेड़ पालना, कुत्ता पालना ये मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ। बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि कुछ मानव वैज्ञानिक मानते हैं कि पालतू पशुओं की उपयोगिता का पूर्व अनुमान न था। वे कबीले जिन्होंने गाय और भेड़ों पाली समृद्ध हो गए थे। अर्थात जिन्होंने प्रारंभ के समय में जिन्होंने गाय, भेड़, बकरी या कुत्ता पाले थे, वे अन्य लोगों से काफ़ी समृद्ध थे। इस तरह से बर्ट्रांड रसेल के द्वारा पशुपालन भी मानव जाति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए। उसके बाद है इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, परंतु इसके साथ उर्वरता अनुष्ठान भी संलग्न थे, जिनमें मानव बलि की आवश्यकता थी। यानी प्रारंभ के समय में जब कृषि का कार्य करते थे, मनुष्य कृषि उपजाते थे, तो ऐसी धारणा थी कि मनुष्य की बलि दी जाती थी। ऐसा मानना था उन लोगों का कि जब मनुष्य की बलि देंगे तो वहाँ अनाज बहुत अधिक उपजेगा। बच्चों को मोलक के प्रति भेंट किया जाता था ताकि अच्छी फसल उपजे। मोलक का तात्पर्य हो गया कि बच्चों की बलि दी जाती थी खेत में। क्यों? कि ऐसी धारणा थी कि वहाँ पर अनाज अधिक उपजेंगे।
परंतु धीरे धीरे यह रिवाज समाप्त हो गया, क्योंकि अनाज बच्चों की बलि दिए बिना भी उग जाता था। अनाज बच्चों की बलि दिए बिना भी उग जाता था। बच्चों की बलि के संदर्भ में बर्ट्रांड रसेल स्मरण कराता है कि औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में सूती सामान के उत्पादन में अति छोटे बच्चों को लगाया जाता था। सूती सामान, धीरे धीरे कपड़ों का भी आविष्कार हो गया, कपड़ा बनने लगा, तो सूती सामान के उत्पादन में छोटे बच्चों को लगाया जाता था। उनमें से अधिकतर बच्चे मर जाते थे, अर्थात बाल मजदूरी कराया जाता था, जिसके कारण अधिकतर बच्चे मर जाते थे। अब बच्चे काम पर नहीं लगाए जाते। इस बात का पता लगाने में शताब्दियां लग गई कि अनाज बिना बच्चों की बलि दिए बिना भी उग जाएगा। वर्षों लग गए मनुष्य को कि अनाज बिना बच्चों की बलि दिए बिना भी उग जाता है और बाल मजदूरी न कराया जाए। परंतु यह जानने में केवल एक शताब्दी लगी कि सूती माल का उत्पादन बच्चों को काम पर लगाए बिना भी हो सकता है। इससे संकेत मिलता है कि कुछ उन्नति हुई है। ये जितने भी पॉइंट हैं सभी मानव जाति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हैं ये तो बहुत ही अधिक लाभप्रद हुए हैं और अभी तक जो हैं इनका विकास होता चला जा रहा है। ये लेख के रूप में बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया है। अब ये पाठ का अंत हो गया है और इसे बार बार आप लोग सुनिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।